नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं NCERT के द्वारा प्रस्तावित 11वीं-12वीं कक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से पाठ्य पुस्तक है। उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें एक प्रामाणिक जानकारी है वो हमें मिलने वाली है। और इसमें हमने हमारी जो पहली क्लास थी, कल वाली क्लास, उसमें हमने पढ़ लिया है इसकी जो हिंदी साहित्य है या हिंदी है उसके बारे में जो मूलभूत जानकारियाँ थी वो हमने पढ़ ली है। और हमने पढ़ा कि जो हिंदी है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ और अपभ्रंश के समानांतर ही अवहट भाषा है वह चली। और अपभ्रंश के फिर आगे चलकर 3 रूप बने। जो पहला है शोरसेनी अपभ्रंश, पहला और शोरसेनी अपभ्रंश है, दूसरा है वो मागधी अपभ्रंश है, तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। और फिर हमने पढ़ा कि शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं कौन कौन सी है, बोलियां कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा है उसका जो परिवार है, बोलियों का परिवार है या उपभाषाओं का परिवार है हिंदी भाषा के, उसमें 5 तो उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां सम्मिलित है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी अगर पहली बार क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले। और इससे पूर्व की क्लास अगर लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। पहले क्लास से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आप सब अपने पास में एक नोटबुक रखें, पेन रखें, ताकि जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगे हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको आप नोट करते जाए, ताकि एग्ज़ाम के समय हमें रिवीजन करने में बहुत सुविधा महसूस हो, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि 3 अपभ्रंश है वो आगे चलकर 3 भागों में बटी। शोरसेनी अपभ्रंश, फिर आती है दूसरे नंबर पर मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। और जो हम देखेंगे यहाँ पर इस बुक में कर नहीं रखा डिवाइडेशन, आगे जब हम पढ़ेंगे एक एक बोली को तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। मगर मैं यहाँ पर एक आपको थोड़ी सी सुविधा की दृष्टि से, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, ये इस दृष्टि से आपको बता देती हूँ कि जो शोरसेनी अपभ्रंश है उसकी जो उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आएगी, राजस्थानी आएगी और इसमें आ जाएगी एक पहाड़ी। तो ये 3 जो उपभाषाएं हैं वो शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं और इनकी जो बोलियां हैं वो शोरसेनी अपभ्रंश की ही बोलियों के अंतर्गत मानी जाएगी। फिर जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो बिहारी है, बिहारी जो उपभाषा है वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। क्योंकि कई बार हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है ऐसा कि कौन सी, यही पूछा गया है कि हिंदी का उद्भव कौन सी अपभ्रंश से हुआ, राजस्थानी का उद्भव है वो कौन सी अपभ्रंश से हुआ, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये प्रश्न ही पूछा गया है। मगर हो सकता है अगली एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल है वो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, यूनिक पर्सन है वो पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि से पूछा जा सकता है कि बिहारी है, बिहारी उपभाषा कौन सी अपभ्रंश से बनी है, तो मागधी अपभ्रंश से बनी है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में आप लिख ले कौन सी, इस प्रकार से शुरू से लिखे, जैसे आप लिख ले शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश के आगे आप लिख ले पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं। फिर आप लिखिए मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश के आगे आप उपभाषा के रूप में लिख सकते हैं बिहारी। ठीक है, तो बिहारी और बिहारी की जो बोलियां हैं वो इसके मागधी के अंतर्गत चली जाएगी। फिर जो तीसरी बचती है वो है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी है वह अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम है एक एक बोली को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है उनको देखते जाएंगे और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स भी हम बनाते जाएंगे। तो देखते हैं हम। पहली जो बोली है वो है खड़ी बोली। और खड़ी बोली के लिए हम याद करेंगे खड़ी बोली कौन सी उपभाषा की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उसकी बोली है खड़ी बोली।
और पश्चिमी हिंदी है वो कौन से अपभ्रंश से बनी है, तो ये बनी है हमारी शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो खड़ी बोली के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ये वाला जो पैटर्न है वो पूछा गया है। ये खड़ी बोली किसकी बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की है। तो आप इसको याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी की है बोली है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने के कारण इसको कौरवी भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, तो खड़ी बोली को जाना जाता है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आ चुका है कंपटीशन में, ऐसा एग्जाम ये जो प्रश्न है वो आ चुका है। तो कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। और कौरवी क्यों कहते हैं, कौरव वंश के कारण। और हस्तिनापुर जो बाद में कुरु जनपद के नाम से जाना गया, तो जो कुरु जनपद है उसमें जो कौरव वंश है उसके कारण इसको कौरवी के नाम से जाना जाता है। उसका अब तक क्षेत्र नहीं पूछा गया है, मगर एग्जाम में हो सकता है क्षेत्र का नाम दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो उस दृष्टि से क्षेत्र को याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो क्षेत्र भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो खड़ी बोली है वो कौन कौन से स्थानों पर बोली जाती है, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बहु प्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं हुई है। ठीक है, तो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, जैसे गाजियाबाद है, देहरादून है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, इस क्षेत्र की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। और ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा है खड़ी बोली कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, तो आप याद रखेंगे कहाँ है, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और खड़ी बोली कौन सी है, वही खड़ी बोली है जो मानक या स्टैंडर्ड जो हिंदी है वर्तमान में, जिसमें वर्तमान साहित्य लिखा जा रहा है, वही खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। ठीक है, तो इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। देवनागरी में हम लिखते हैं। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो मध्यकाल आते आते, मध्यकाल में क्योंकि अरबी फारसी भाषा के शब्द आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मध्यकाल में भारत पर किसका शासन आ जाता है, हुकूमत किसकी आ जाती है भारत में, तो वो आ जाती है मुस्लिम जो धर्म है या मुस्लिम जो शासक है उनके या कहे सल्तनत काल है वो चाल आ जाता है, मुगल काल आ जाता है। तो इस कारण से मुगलों की और जो मुस्लिम शासक है उनकी भाषा कौन सी रही है, अरबी फारसी रही है। इस कारण से जो खड़ी बोली हिंदी है उसमें अरबी फारसी भाषा के शब्द है वो मध्यकाल में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी उसमें परिवर्तन आ रहा है। और जब हिंदी में अरबी फारसी भाषा के शब्द आकर मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह हिंदुस्तानी नाम से जानी गई। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है, नेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है, यानी हिंदुस्तानी भाषा किसको कहेंगे, हिंदुस्तानी बोली किसको कहा गया है, तो खड़ी बोली हिंदी या हिंदी में अरबी फारसी भाषा के शब्द मिश्रित या अरबी फारसी या उर्दू भी आ जाएगी इसके अंतर्गत। तो अरबी फारसी उर्दू भाषा मिश्रित हिंदी को ही किस नाम से जाना गया है, हिंदुस्तानी के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट बोली है। ठीक है, तो ठेठ हिंदी, ठेठ से समझे आप, ठेठ मतलब क्षेत्रीय भाषा या ग्रामीण या आम जनता की जो हिंदी है उसकी बिल्कुल निकट की बोली है खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी काव्य इसी खड़ी बोली में लिखा जा रहा है, मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, मानक हिंदी है हमारी, जो स्टैंडर्ड हिंदी है वो यही खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, फिर है दूसरी जो बोली है वो है हरियाणवी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की जो हरियाणवी है वो पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। और इसका ये भी किससे बनी हुई है, ये भी जो शोरसेनी अपभ्रंश है उसी से बनी है। ठीक है, तो हरियाणवी हरियाणा प्रदेश की बोली जाने के कारण हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में ही ज़्यादा बोली जाती है इसलिए इसको हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार वह रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है।
कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ जाता है, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी बोली को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? हरियाणवी को। या पूछा जा सकता है हरियाणवी बोली है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बांगरू से। या हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो बांगरू है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखें, तो ये आपके यहाँ से प्रश्न आ सकता है। क्षेत्रों को आप थोड़ा याद रखेंगे, क्षेत्रों से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्र दे के पूछा जा सकता है कि कौन सी इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, या फिर हरियाणवी बोली कौन सी बोली जाती है। तो हरियाणवी से तो देता नहीं है डायरेक्ट, वो बांगरू नाम से देकर देगा। ये हरियाणवी से तो हम समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगली है कन्नौजी। ठीक है, हरियाणवी का याद भी रखना। हरियाणवी किसकी बोली है, किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी है, उसकी बोली है। ठीक है, अगली है कन्नौजी। ठीक है, कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो कानपुर है, कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, कन्नौज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस कारण से वहां बोली जाने वाली भाषा को किस नाम से जाना गया? कन्नौजी के नाम से जाना गया। और यहाँ पर जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण है वो ज्यादा है, इस कारण भी इसको कन्नौजी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे हम इसको आगे। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कन्नौजी किसकी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, और कोई है नहीं। और ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बोली ब्रज भाषा के समकक्ष है। ठीक है, तो कन्नौजी भाषा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये 2 प्रश्न है वो यहाँ से बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो अगली जो बोली है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ब्रज भाषा के बारे में तो हमें एक ही चीज़ पता होनी चाहिए। तो ब्रज भाषा ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मथुरा वृंदावन यानी ब्रज मंडल के आसपास की बोली है, इस कारण इसको ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि सूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली है। तो सूरसेन नाम का एक जनपद था, वहाँ के आसपास की ये बोली होने के कारण है ये शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मेनीपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि इस क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान है उसका जो क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मेनीपुर आ जाएगा, और राजस्थान का है वो धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र है। इसमें अधिक बोली जाने वाली ये भाषा है। हिंदी जगत में ब्रज भाषा का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो ब्रज भाषा है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित जितना भी साहित्य लिखा गया है वो लगभग अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। क्योंकि कृष्ण है उसका जो क्षेत्र है उससे संबंधित ये भाषा है। इस कारण से जो कवि है उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया है कृष्ण साहित्य के लिए। तो कृष्ण साहित्य है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रीतिकाल है, जो कहे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका तीसरा जो काल है
रीतिकाल। तो रीतिकाल की जो भाषा है वो भी ब्रज भाषा ही है। रीतिकालीन संपूर्ण कवियों ने अपने साहित्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा को ही अपनाया है। इस कारण से एक तो कृष्ण साहित्य और एक रीतिकालीन साहित्य है वो ब्रज भाषा में अधिक मात्रा में लिखा जाने की वजह से ये जो ब्रज भाषा है वो काफ़ी बहुप्रचलित और साहित्य को एक विपुल भंडार, साहित्य का विपुल भंडार अपने अंदर समेटे हुए है। और इसके जो कवि हैं उन्हें बहुत सारे हैं, तो रीतिकाल के कवि तो सारे आ ही जाएंगे। और भक्ति काल में सूरदास है, नंददास है, तो नंददास का भंवर गीत है। सूरदास है तो सूरदास ने सूरसा रावली, सूरसागर लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है, वो सारे ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। केशव है, केशव का ने भी ब्रज भाषा को अपनाया क्योंकि केशव और रीतिकालीन कवि है, बिहारी है, रीतिकालीन कवि है। घनानंद रीतिकालीन है, पद्माकर रीतिकालीन है, और देव है वो भी रीतिकालीन कवि है। इस कारण से इन्होंने कौन सी भाषा को अपनाया है? ब्रज भाषा को अपनाया है। सूरदास नंदा भक्ति काल संबंधित है और भक्ति में भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है, इसलिए इन्होंने भी ब्रज भाषा को अपनाया है। अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं भी ब्रज भाषा से मंडित है। तो अष्टछाप यानी कि विठलनाथ द्वारा अष्टछाप मंडल की स्थापना की गई थी, जो श्री कृष्ण भक्त या कहे कृष्ण भक्त कवि थे 8, उनकी मंडली थी। तो ये भी कृष्ण साहित्य से संबंधित, इस कारण से इनकी भाषा भी क्या है? ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आ जाएगी। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। और इन्होंने इसको ही क्यों इतना अपनाया है? तो इसकी अपनी पहचान है। वो पहचान है कि ये काफ़ी मीठी है और ये एक माधुर्य गुण के लिए सर्वोत्कृष्ट भाषा के रूप में मानी जाती है। तो इस कारण से ये काफ़ी जनप्रिय भाषा रही है और इसका जो साहित्य है वो भी जनता तक जनता के हृदय को छूता हुआ हमें दिखाई देता है। अगली जो भाषा है महत्वपूर्ण बोली है, भाषा नहीं बोली, अगली बोली है वो है बुंदेली। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। अब पता चला हमें कि बुंदेलखंड है, बुंदेल राजाओं की बोली है, और बुंदेल राजाओं का शासन जहाँ रहा, जिस क्षेत्र में रहा, वो क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से जाना गया और वहाँ के आसपास की बोली है वो बुंदेली कहलाई। ठीक है। और इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। यानी मध्य प्रदेश का जो ओरछा है, झांसी है, छतरपुर है, सागर है, ग्वालियर है, होशंगाबाद है, हमीरपुर है, इसके आसपास का क्षेत्र है वो बुंदेली बोली का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। तो आलाखंड का दूसरा नाम कौन बताएगा? तो आलाखंड है, साहित्य में आलाखंड है, उसका दूसरा नाम यानी आलाखंड के नाम से कम जानी जाती है हालांकि, और इसका जो नाम है वो है परमाल रासो। परमाल रासो एक रचना लिखी गई है परमाल रासो, और परमाल रासो के रचनाकार है जगनिक। कवि जगनिक है, उन्होंने परमाल रासो नाम से एक रचना लिखी है और उस परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है। यानी परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलाखंड है। आलाखंड क्यों है? क्योंकि आलाह राग में यह लिखा गया है, और लिखा नहीं गया है, ये रचा गया था, और ये गेय पद है जो गा गा कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे हैं। आज भी इनके प्रसिद्ध जो दोहे है या जो छंद है वो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जनमानस में आज भी प्रचलित रहे हैं। और जो परमाल रासो है इसमें चंदेल शासक परमर्दी देव है, उनके 2 वीर सैनिक आला और उद्दल की वीरता का वर्णन किया गया है, जो आला राग में गाए जाते हैं। और उनका एक प्रसिद्ध छंद भी है, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 लो सिहार वर्ष 18 सत्र जिए, आगे जिनरो धिक्कार। ये प्रसिद्ध इनका छंद रहा है और वीर रसात्मक यह कृति रही है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है आलाखंड कौन सी बोली में लिखा गया है, तो बुंदेली में लिखा गया है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है। और आलाखंड या परमाल रासो किस राग का है? तो आला राग का है। कौन सी भाषा का? बुंदेली का है। किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। किससे संबंधित है? तो चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 वीर सैनिक आला और उद्दल से संबंधित है। और किस रस की कृति है ये? तो वीर रस से संबंधित ही है कृति है, जो जोश भरती है, ओजस्वी शैली में ये लिखी गई है। आगे पढ़ेंगे हम
उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आल्हा की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुंदेली। इसके रेफरेंस जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सारे बताए हैं आपको। फिर है अवधि, ठीक है। फिर है अवधि। अवधि कौन सी भाषा से उपभाषा से संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो देखेंगे हम पूर्वी हिंदी की, और पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से उत्पन्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है, ठीक है। तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अवधि पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधि का है। यह अयोध्या के आसपास आसपास की बोली जाने वाली बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है, ठीक है। तो अयोध्या वर्तमान में अवध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तुलसी की रामचरितमानस, तुलसी के रामचरितमानस अवधि की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी प्रदेश में है। तो तुलसीदास है, उनकी जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, महाकाव्य है। और जो अवधी भाषा है उस राम से संबंधित अधिकांशतः राम भक्ति से संबंधित जितना भी साहित्य लिखा गया है वो अधिकांशतः अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। और एक सूफी जो काव्य धारा है या सूफी कवि हैं, उन्होंने भी अपने साहित्य की भाषा है वो अवधी को ही अपनाया है। संपूर्ण सूफी कवियों ने नहीं अपनाया है, मगर लगभग सूफी कवि है, लगभग अधिकांशतः जो सूफी कवि है उन्होंने अवधी भाषा को ही अपने काव्य की भाषा अपनाया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, ये हमने देख लिया। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। तो तुलसीदास का तो रामचरितमानस है, और जायसी का पद्मावत, और जायसी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि है। इस कारण से इनका जो पद्मावत प्रवर्तक का महाकाव्य है, और पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। और अवधी भी कौन सी? ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया। ठेठ मतलब ग्रामीण भाषा या क्षेत्रीय जो अवधी भाषा है उसमें ये लिखा गया 1540 में। तो ये गिने जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। फिर है सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में रची गई है, आ चुका है, मैं बता चुकी हूँ। जैसे मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, कुतुबन की रचना मृगावती, मंजन की मधुमालती व जायसी का पद्मावत, ये रचनाएं अवधी में ही रची गई है। तो सूफी कवि कौन कौन से, ये हमें पता चला कौन कौन से। मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मंजन है, जायसी है, ये सूफी कवि हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की चंदाइन है, और कुतुबन की मृगावती है, मंजन की मधुमालती है, और जायसी की पद्मावत है। तो आप याद रखेंगे कि ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं उनमें ज़्यादातर इससे पूछे जाते रहे हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। अगली जो बोली है वो है बघेली। रीवा प्रदेश में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था। बिल्कुल, रीवा प्रदेश है उसमें बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा, इसलिए वहाँ बोली जाने वाली भाषा है वो बघेली के नाम से जानी गई। इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं। किसको? रीवा प्रदेश है, उस रीवा क्षेत्र है उसको बघेल खंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल, हमें बता चुकी हूँ आपको कि अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ये तीनों बोलियाँ ही है वो पूर्वी हिंदी है उसकी बोलियाँ हैं। और पूर्वी हिंदी किसकी उपभाषा है? तो वो या पूर्वी हिंदी है उसका उद्भव कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? तो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश है, उससे पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। और पूर्वी हिंदी की बोलियां है वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली भी मानते हैं। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न है वो नेट में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। आपके टीचर्स एग्जाम में तो हो सकता ना आए, मगर नेट में ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन सी भाषा पूछा जा सकता है कि अवधी की उपबोली किस बोली को कहा गया है? तो बघेली को कहा गया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। या बघेली को किसकी उपबोली माना गया है? तो अवधी की। ऐसे प्रश्न आपको कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, संभावनाएं हैं।
अगली है छत्तीसगढ़ी, तो ये भी पूर्वी हिंदी की ही बोली है। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के आंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। बस ये पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ी है वो कौन सी भाषा की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, उसका क्षेत्र याद रख लेना है। बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगली है मारवाड़ी। और मारवाड़ी किसकी बोली है, तो राजस्थानी, जो राजस्थानी है उसकी बोली है मारवाड़ी। और राजस्थानी है वो कौन सी अपभ्रंश से बनी है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से बनी है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि राजस्थानी है उसकी उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से मानी गई है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ के कुछ हिस्सों तक यह बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य पाया जाता है। रासो साहित्य भी डिंगल भाषा में लिखा जाता है, तो रासो साहित्य है वो डिंगल भाषा में लिखा था। मारवाड़ी है या राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा है, उसकी दो भाषा शैलियाँ प्रचलित थी। आदिकाल पढ़ते हैं तब देखते हैं रासो साहित्य में दो भाषा शैलियाँ प्रचलित थी, एक तो डिंगल है और एक थी पिंगल। एक डिंगल और एक पिंगल। तो डिंगल है वो तो राजस्थानी मिश्रित या मारवाड़ी मिश्रित या राजस्थानी मिश्रित जो हिंदी भाषा है वो तो डिंगल के नाम से जानी गई, जो वीर रसात्मक भाषा थी, काफ़ी कर्कश और एक ओजस्वी शब्दावली लिए हुए थी। और दूसरी थी पिंगल। पिंगल है वो ब्रज भाषा, ठीक है, राजस्थानी जो ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है या ब्रज भाषा मिश्रित जो हिंदी है वो क्या किस नाम से जानी गई, वो पिंगल के नाम से जानी गई है। और इसमें श्रृंगार संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गई है। तो रासो साहित्य और मीरा के पद है या कहे ढोला मारूरा दूहा है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। फिर है जयपुरी। अगली जो बोली है वो है जयपुरी। और जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ढूंढाड़ी नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, मगर जयपुरी है वो भी पूछा गया, तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे, जयपुरी कह दो या ढूंढाड़ी कह दो। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन जयपुर है, टोंक है, डिग्गी है, मालपुरा है, किशनगढ़ है आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक और इन्हीं क्षेत्रों में ये बोली जाती है। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी की ही एक शाखा मानी गई है। और जो हाड़ौती है वो हाड़ौती कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो हाड़ौती क्षेत्र में ही बोली जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ आ जाता है। तो कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ है, वहाँ पर यह बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल, हाड़ौती में लोक साहित्य है वो भी मिलता है। और हाड़ौती के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। और सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर है, वीर सस्सई है, वो हाड़ौती भाषा में ही लिखा गया साहित्य है। तो आप वो याद रख सकते हैं, इसके अंतर्गत वो आ जाएगा। अगली है मेवाती। ठीक है, तो उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में यह प्रतिनिधि बोली है। ठीक है, तो मेव जाति कौन सी थी, वह जाति जो वो मेव है वो अपने शुरुआती काल में हिंदू ही थे, मगर जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके डर से उन्होंने अपना धर्म है वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, यानी धर्म परिवर्तन कर लिया। तो धर्म परिवर्तित जो हिंदू थे जो अब मुसलमान बन गए हैं वो मेव जाति के नाम से जाने गए हैं, वो मेव जाति के अंतर्गत आते हैं। और ये ज़्यादा उत्तरी राजस्थान है उसमें निवास करते हैं। तो इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। किस कारण से, मेव जाति के कारण से इसको मेवात कहते हैं। इसका विस्तार
अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है। तो अलवर, भरतपुर राजस्थान के और गुड़गांव व करनाल हरियाणा के में है। और मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नाम से हम समझ जाएंगे। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। तो मेवाती जो बोली है उसकी एक मिश्रित बोली है जिसका क्या नाम है, अहिरवाटी। तो अहिरवाटी है वो मेवाती की उपबोली है। और अहिरवाटी में एक कवि है जोधराज, जोधराज नाम के एक कवि है जोधराज, जिन्होंने हमीर रासो रचना लिखी है। हमीर रासो नाम की रचना लिखी है। तो जोधराज द्वारा लिखित जो हमीर रासो है वो अहिरवाटी का ही एक महाकाव्य है। तो अहिरवाटी में ही उन्होंने लिखा है। तो जोधराज ने हमीर रासो है वो अहिरवाटी में लिखा है। एक और है, एक हमीर रासो है जो सारंगधर ने लिखा है, वो दूसरा है। तो हमीर रासो नाम की दो कृतियां मिलती हैं हमें साहित्य में, एक जोधराज द्वारा लिखित है, एक सारंगधर द्वारा लिखित है। तो सारंगधर द्वारा लिखित है वो नहीं है, बल्कि जोधराज द्वारा लिखित जो हमीर रासो है वो अहिरवाटी में लिखी गई रचना है। तो उसको आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अगली है मालवी। राजस्थान के दक्षिण भाग मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद उसके आसपास का क्षेत्र है। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो मालवी है वो आप समझ गए, मालवा प्रदेश है वहाँ की बोली है। और वहाँ के आसपास के इलाके हैं, यानी उत्तर जो मध्य प्रदेश है उसके आसपास के क्षेत्र है, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है मालवी। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं, तो आप याद रख लेंगे कौन सी की ये बोली है। तो राजस्थानी की बोली है। अगली है भोजपुरी। और भोजपुरी कौन सी अपभ्रंश से बनी है? तो भोजपुरी है वह जो मागधी अपभ्रंश है उससे बनी है। और बिहारी जो भाषा है उसकी बोली है। तो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण, सारण के आसपास का क्षेत्र है। तो बिहार के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है और उनके नाम आ चुके हैं। तो पूछा जा सकता है, ये क्षेत्र देखकर पूछा भी गया है ऐसा कि जौनपुर, बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। तो आप याद रखेंगे बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो कौन से क्षेत्र के थे? भोजपुरी जो भाषा क्षेत्र है उसी के रहने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी के सितारे रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, पुरोधा रहे हैं हिंदी साहित्य के। अगली है मगही। और मगही है वो भी बिहारी की ही बोली है। और मगही की जो अपभ्रंश है वो भी कौन सी अपभ्रंश हो जाएगी? तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगी। बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मगही कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे मगही मतलब मगध के आसपास की क्षेत्र की जो बोली है वो। मगही अपभ्रंश की यह विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसके लोक साहित्य बहुत, इसमें भी लोक साहित्य वो बहुत लिखा गया है। तो यहाँ से भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है बिहारी की बोली है मगही और ये मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है और क्षेत्र याद रख लेंगे। फिर है मैथिली।
मैथिली है, मैथिली भी इम्पोर्टेंट है, मैथिली काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे। मैथिली है वो भी बिहारी की ही बोली है और यह भी मागधी अपभ्रंश का ही विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया है। तो मैथिली का क्षेत्र कौन सा है? मिथिला। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिथिला प्रदेश की बोली कौन सी है, तो मैथिली है, ठीक है। और मिथिला प्रदेश के ही एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार रहे हैं विद्यापति, मिथिला प्रदेश के ही वह कवि रहे हैं और उनकी जो बोली है वो भी मैथिली है और उन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखी थी। विद्यापति पदावली के नाम से भी उसे जाना जाता है। उतनी शानदार, इतनी गेय पदों में लिखी है कि उनको उस मैथिली भाषा में लिखे जाने के कारण और उनकी गेयता, माधुर्यता के कारण जो विद्यापति है उसको मैथिली कोकिल की उपमा दी गई है। तो मैथिली कोकिल विद्यापति वो मिथिला के ही थे। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। तो ये दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर ये बिहार के ही क्षेत्र है, वहाँ से बोली जाती है यह। और यहाँ का साहित्य संपन्न है, यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। बता चुकी हूँ मैं आपको, विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन झा तथा रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। तो ये याद रख लेंगे, साहित्यकारों के नाम याद रखेंगे। विद्यापति के रेफरेंस में इसको याद रखना, विद्यापति से पूछा जा सकता पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली है, ठीक है। और मैथिली भाषा की रचना कौन सी है? तो पदावली है। मैथिली के कवि, प्रसिद्ध कवि कौन से रहे हैं? तो विद्यापति रहे हैं और इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है अगली जो बोली है वह है पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी है, ये भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित भाषा है और यह शोरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो पहाड़ी है, पहाड़ी हमने पढ़ा था, पहाड़ी जो भाषा उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा है उसकी बोली है पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और ये किससे विकसित हुई है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली है मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी है, इसको देखो प्रश्न ये आपके ऐसे भी आ सकता है, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये कुमाऊनी गढ़वाली है, कुमाऊनी है, ये भी बोलियों के ही नाम है जिसको मध्यवर्ती पहाड़ी भी कह सकते हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी और गढ़वाली, कुमाऊनी एक ही बात है। या मध्यवर्ती पहाड़ी आ जाए तो दोनों की दोनों आ जाएगी, दोनों आ जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो देखेंगे मैं, इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। यह गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत है, इसी क्षेत्र के है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण से इसको मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और वैसे इसके दो भाग हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है गढ़वाली है वो कौन सी भाषा की बोली है? तो पहाड़ी की है। कुमाऊनी है वो किसकी है? वो भी पहाड़ी की है। और पश्चिमी पहाड़ी किसकी है? तो वो भी पहाड़ी की है। या पूछा जा सकता है कौन सी बोली है वो पहाड़ी की नहीं है? तो उसमें आप क्या आ सकता है? एक तो आ सकता है गढ़वाली, दूसरी आ सकती है कुमाऊनी, तीसरी आ सकती है पश्चिमी पहाड़ी, एक आ सकता है पूर्वी पहाड़ी। तो पूर्वी पहाड़ी नहीं होगा फिर उसका उत्तर, ठीक है। और मध्यवर्ती पहाड़ी आ गया तो मध्यवर्ती पहाड़ी होगा, मगर फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यह शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। शोरसेनी अपभ्रंश से यह विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। और गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। और कुमाऊं क्षेत्र है, उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ पर कुमाऊनी बोली जाती है। और नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज है हिंदी जो भाषा है,
हिंदी भाषा का जो भाषा परिवार है, जिसमें 5 तो उपभाषाएं रही है, और उन 5 उपभाषाओं की जो 18 बोलियां हैं उनका अध्ययन हमने अच्छे से किया है। और कैसे पर्सन वहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो सब कुछ हमने देखा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का है वो हम कल अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।